हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट तुमची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए साइंस के टॉप मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि हमने आज तरंग यानी वेव टॉपिक से उठाया है। तो आप लोग पूरी शिद्दत और ईमानदारी पूर्वक से पूरी क्लास को देखिएगा। इससे आपके जो आने वाले ग्रुप डी के पेपर में और एनटीपीसी सीबीटी 2 में प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से पूरी क्लास को देखिएगा और अंत में ये बताइएगा कि आज आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलते हैं आज के ये टॉपिक डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं आज का ये टॉपिक डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न है वह है यांत्रिक तरंगे कैसी तरंगे होती हैं। आपको बताना है कि यांत्रिक तरंगे कैसी तरंगे हैं। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो यांत्रिक तरंगे है वहाँ अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगे हैं। चलिए आगे देखिए। जो यांत्रिक तरंगे है वह लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसफर दोनों तरंगे हैं। तो आप लोग देखिए, जो लॉन्गिट्यूडिनल तरंगे हैं वह समानांतर चलती हैं, लेकिन जो ट्रांसफर तरंगे हैं वह सुरंग और गर्त के माध्यम से चलती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा। चलिए अब चलते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे फैल सकती हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे फैल सकती है, कहाँ पर फैल सकती हैं। आप लोग आंसर बताइए इसका कि अनुप्रस्थ तरंगे फैल सकती हैं। अगर आपने इसका आंसर दिया है अनुप्रस्थ तरंगे फैल सकती हैं, इसका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अनुप्रस्थ तरंगे जो है वह गैस में नहीं फैल सकती, बल्कि वह धातु यानी आप अगर कह सकें तो जो अनुप्रस्थ तरंगे है वह ठोस में फैल सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, वे तरंगे जिनके प्रसार के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें कौन सी तरंगे कहते हैं। तो आप लोग बताइए कि वे तरंगे जिनके प्रसार के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है उन्हें ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। यानी वे तरंगे जिनके प्रसार के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें विद्युतीय चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोलक की अवधि निर्भर करती है। तो आप लोग ये बताइए कि लोलक की अवधि किस पर निर्भर करती है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और बार बार पूछा जाता है ये। तो आप लोग आंसर बताइए कि लोलक की अवधि किस पर निर्भर करती है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी, लोलक की अवधि लंबाई पर निर्भर करती है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि एक लोलक को पानी से भरे जार में दोलन करने के लिए दिया जाता है तो उसका आवर्तकाल होगा। आपसे पूछा जा रहा है यदि एक लोलक को पानी से भरे जार में दोलन करने दिया जाता है तो उसका आवर्तकाल होगा क्या होगा। आप लोग बताइए, बढ़ेगा, कमी होगी या स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, उसका आवर्तकाल वह है बढ़ जाएगा, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल होगा क्या होगा। आप लोग आंसर बताइए। यदि लोलक का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल होगा क्या होगा। आप लोग आंसर बताइए इसका। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होगा वह होगा डी, यानी जो आवर्तकाल है उसका वही रहेगा चाहे उसका द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वह घटना जिसमें लोलक के दोलन का आयाम धीरे धीरे कम होता है कहलाती है क्या कहलाती है। आप लोग आंसर बताइए कि वह घटना जिसमें लोलक के दोलन का आयाम धीरे धीरे कम होता है कहा जाता है क्या कहा जाता है। आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है उसे डंपिंग कहा जाता है। वह घटना जिसमें लोलक के दोलन का आयाम धीरे धीरे कम हो जाता है कहलाती है वह डंपिंग कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, एक तरंग की आवर्तकाल और
उसकी आवृत्ति का गुणनफल होता है। क्या होता है आप लोग बताइए कि एक तरंग के आवर्तकाल और उसकी आवृत्ति का गुणनफल होता है। क्या होता है आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है, इसका ऑप्शन होता है, जो आंसर बनेगा वह बनेगा यूनिटी यानी एक या एकता, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्वनि तरंग पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करती है, वायु के कण किस दिशा में गति करते हैं। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये कि ध्वनि तरंग पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रही है, तो वायु के कण किस दिशा में गति करते हैं। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर जो इसका बनना चाहिए वह बनना चाहिए सी, जो कण के तरंग है वो भी, जो वायु के कण की दिशा है वह भी पूर्व से पश्चिम होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लघु अवधि तरंग का नाम क्या है। आप लोग आंसर बताइए कि लघु अवधि तरंग का नाम क्या है। आप लोग आंसर बताइए इसका कि लघु अवधि तरंग का नाम क्या है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है, उसे पल्प कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जो लघु अवधि तरंग का नाम है वह पल्प है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला, पल्स यानी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मात्रा की इकाई जिस पर ध्वनि की पिच निर्भर करती है। तो आप लोग आंसर बताइए कि मात्रा की इकाई जिस पर ध्वनि की पिच निर्भर करती है। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर जो इसका बनना चाहिए वह बनना चाहिए हर्ज। मात्रा की इकाई जिस पर ध्वनि का पिच निर्भर करता है वह होता है हर्ज। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मात्रा की इकाई जिस पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। आप लोग इससे बताइए कि मात्रा की इकाई जिस पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। अगर आपने इसका जो आंसर है वह बताया है, ऑप्शन नंबर बी, मात्रा की वह इकाई जिस पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है उसे आप मीटर कहते हैं, तो आपका आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। आप लोग आंसर बताइए कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर बताया कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक जो है वह ऑप्शन नंबर ए डेसिबल है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉपलर का प्रभाव किस पर लागू होता है। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो डॉपलर का प्रभाव है वह किस पर लागू होता है। प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग या आंतरिक तरंगों पर, बताइए किस पर लागू होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी, जो डॉपलर का प्रभाव है वह प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग दोनों पर लागू होता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई ध्वनि हवा से पानी तक जाती है तो वह मात्रा जो अपरिवर्तित नहीं रहती है। तो आप लोग आंसर बताइए। अपरिवर्तित रहती है। यदि कोई ध्वनि हवा से पानी तक जाती है तो वह मात्रा जो अपरिवर्तित रहती है वह है क्या है। आप लोग आंसर बताइए कि अगर कोई ध्वनि जो हवा से पानी तक जाती है तो उसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो परिवर्तित नहीं होता है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, तो आपका आंसर आवृत्ति सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बीड्स किस की वजह से होती है। तो आप लोग आंसर बताइए कि जो बीड्स है वह किसकी वजह से होती है। आप लोग आंसर बताइएगा अपना, बीड्स किसकी वजह से होती है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है बीड्स हस्तक्षेप की वजह से होती है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सोनोमीटर तार में पैदा होने वाली तरंगें किस प्रकार की होती हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि सोनोमीटर में पैदा होने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि सोनोमीटर में कैसी तरंगें पैदा होती हैं। तो अगर आपने इसका आंसर जो दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफर यानी अनुप्रस्थ तरंगें। जो सोनोमीटर में पैदा होने वाली तरंगें हैं वह हैं अनुप्रस्थ तरंगें, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, तापमान में वृद्धि के साथ एक अंग पाइप से ध्वनि की आवृत्ति
डैश होती है, क्या होती है? तो आप लोग आंसर बताइए कि तापमान में वृद्धि के साथ एक अंग पाइप से ध्वनि की आवृत्ति डैश होती है, क्या होती है? आपको बताना है, आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी समान रहती है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, जब दो ध्वनि तरंगों को अध्यारोपित किया जाता है तो बीट्स उत्पन्न होती है। जब उनके पास डैश होता है, क्या होता है? आप लोग आंसर बताइए कि जब दो ध्वनि तरंगों को अध्यारोपित किया जाता है तो बीट्स उत्पन्न होती है। जब उनके पास डैश होता है, क्या होता है? आप लोग आंसर बताइए इसका। आप लोग आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी विभिन्न वेग, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति स्पष्ट रूप से मानव कान के लिए श्रव्य नहीं है? आपसे यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी आवृत्ति स्पष्ट रूप से मानव कान के लिए श्रव्य नहीं है, जिसे मानव कान सुन नहीं सकता है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी 30,000 हर्ट्ज, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किसके द्वारा निर्मित होती हैं? तो आप लोग आंसर बताइए कि ध्वनि तरंगे किसके द्वारा निर्मित होती हैं। आप लोग आंसर बताइए इसका। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो इसका होना चाहिए वह सी, ध्वनि तरंगे शरीर के कंपन द्वारा निर्मित होती हैं, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बनेगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता कंपन शरीर के साथ सीधे बदलती है, क्या इसे क्या बदलता है? तो आप लोग आंसर बताइए। ध्वनि की प्रबलता कंपन शरीर के साथ सीधे बदलती है, क्या बदलती है? आप लोग आंसर बताइएगा इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि आयाम बदलता है ऑप्शन नंबर बी, यानी एम्पलीट्यूड, तो आपका आंसर जो बनेगा वह बी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि का संवेग हमारे मस्तिष्क में लगभग कितने समय तक रहता है? तो आप लोग ये बताइए कि ध्वनि का संवेग हमारे मस्तिष्क पर लगभग कितने समय तक रहता है? आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका जो आंसर दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर सी 0.1 सेकेंड तक ध्वनि का संवेग हमारे मस्तिष्क पर रहता है, तो आपका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है और आज का शायद ये अंतिम प्रश्न होगा, क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आप लोग आंसर बताइए। हाँ, शायद अंतिम प्रश्न ही है कि क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आप लोग आंसर बताइएगा इसका। अगर आपने इसका जो आंसर है वह दिया है ऑप्शन नंबर बी, वहाँ पर एक्सरे का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर सही है। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, और ये भी बताएं कि आज आपकी जो हमने आपको 24 MCQ क्वेश्चन करवाए हैं इनमें से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।